हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी के क्लासेस को चैप्टर वाइज क्लियर कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई वीडियो में हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में चर्चा करी है, लेकिन आज के इस वीडियो में एज अ रिवीजन हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कब से कब तक हुआ और हिंदी कब तक अपने अस्तित्व में आई। और एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर किया कीजिए, जिससे जिन लोगों के पास में ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही उन लोगों के पास पहुंचे और वो बच्चे भी इस क्लास से जुड़े, जिससे फ्री में हिंदी की क्लासेस उनको मिल सके। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा का विकास क्या है। तो सर्वप्रथम अगर प्रकृति के आधार पर देखें हम लोग, प्रकृति के आधार पर हिंदी का विकास क्या है। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अगर हम लोग हिंदी भाषा की चर्चा करें या उसके रूप के आधार पर हिंदी भाषा की चर्चा करें तो वियोगात्मक हिंदी, वियोगात्मक या विश्लिष्टिक भाषा। तो एक प्रकृति मतलब रूप होता है, उसके आकार की चर्चा हो रही है। अगर हिंदी के रूप और आकार की चर्चा होगी तो उस रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो वियोगात्मक हिंदी या विश्लिष्टक हिंदी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा कह रहा है कि परिवार के आधार पर, किस आधार पर, दूसरा भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को किस रूप में जाना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर हम लोग सेकेंड रूप में अगर चर्चा करें तो भाषा परिवार के रूप में हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार से हिंदी संबंधित होते इंडो यूरोपियन, जिन्हें इंडो यूरोपियन कहा जाता है। इंडो यूरोपियन। तो हिंदी से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रकृति या रूप के आधार पर हिंदी को प्रयोगात्मक कहा जाता है या फिर विश्लिष्ट हिंदी के रूप में जाना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को भारोपीय परिवार के आधार पर जाना जाता है। आइए देखते हैं कि परिवार के आधार पर कौन कौन सी भाषाओं का ज्यादातर विकास देखने को मिला। तो भाषा परिवार के आधार पर थोड़ा सा देखते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर कितने प्रकार की भाषाओं का चलन देखने को मिलता है। तो लगभग 4 प्रकार की भाषा परिवार के आधार पर हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार के आधार पर हमने ऊपर देख ही लिया है कि भारोपीय परिवार के वजह से भारत में हिंदी का ज्यादातर विकास देखने को मिलता है। दूसरा है द्रविड़ परिवार। तीसरा है भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। आस्ट्रिक परिवार और चौथे नंबर पे चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती। तो लगभग भाषा परिवार के आधार पर हिंदी के स्वरूप को, हिंदी के विकास को 4 रूपों में हम लोग जानते हैं। भारोपीय परिवार के रूप में, द्रविड़ परिवार के रूप में, ऑस्ट्रिक परिवार के रूप में और चीनी तिब्बती परिवार के रूप में। लेकिन देखा क्या गया कि ज्यादातर क्षेत्रों में भारोपीय परिवार का ज्यादा विस्तार मिला। लगभग 73% क्षेत्रों में भारोपीय परिवार का ज्यादा विस्तार था। इसलिए हम कहते हैं कि जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा। बाकी द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है, ये भी 25%, अगर आप देखोगे 25% द्रविड़ों का महत्व मिलता है भाषा के आधार पर। लगभग 1.3%, यहाँ लिख सकते हैं 25%, और लगभग 1.3% और लगभग 0.76 लगभग इतने परसेंट तक हमको चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक 1.3% और द्रविड़ परिवार का महत्व। द्रविड़ परिवार का महत्व मतलब द्रविड़ भाषा लगभग 25% क्षेत्रों में ज्यादातर महत्व रखती है और 73% क्षेत्रों में भारोपीय परिवार का महत्व मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं भाषा परिवार में सबसे बड़ा परिवार कौन था। सबसे बड़ा परिवार के रूप में किसे जाना गया, भारोपीय परिवार। और यही भारोपीय परिवार हिंदी के ज्यादा महत्व को दिया, लगभग 73% महत्व को देता है। आइए देखते हैं हिंदी का स्वरूप आगे कैसे बढ़ता चला गया। तो हिंदी के स्वरूप को देखेंगे तो हिंदी के स्वरूप को जानते हैं कि हम लोग भारोपीय का थोड़ा सा हम लोग डिवीजन करते हैं। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप,
या यूरोपियन कह सकते हैं। भारत और यूरोपियन के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? भारोपीय कहा जाता है। इस भारोपीय के बाद में अगर हम लोग देखें तो भारतीय ईरानी, इंडो ईरानी, भारतीय ईरानी, भारतीय ईरानी, इंडो ईरानी, इंडो ईरानियन के तौर पर भारोपीय परिवार से जन्मा भारतीय ईरानी। और हम जानते हैं सवालों में बनता है कि हिंदी किसकी देन है? हम कहते हैं हिंदी ईरानियों की देन है। और अगर पूछे हिंदी किस परिवार की भाषा है तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा, और देन किसकी है तो ईरानियों की देन है। आगे चलता चला गया तो भारतीय आर्य आ गए, यानी जो भारतीय आर्य से संबंधित बात क्या है कि जो भारत के चेनाब नदियों के क्षेत्र में या जिसे कहते हैं पंजाब के क्षेत्रों में जो विदेशों से आर्य आए, उनकी वजह से भारत में आर्यन भाषा का विकास हुआ। हम लोग कह सकते हैं इसे इंडो आर्यन, इंडो आर्यन की उपभाषा, इंडो आर्यन की उपभाषा क्या बनी? हिंदी बनी। तो ये तो एक लगभग महत्व के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, हिंदी भारोपीय से जन्म लिया। इसके चलते ईरानियों ने ईरानी जब भारत में आए तो हिंदी को अपने साथ लेकर आए, और हिंदी जब भारत में आई तो भारतीय आर्य के रूप में बहुत ज्यादा उपभाषाओं के तौर पर विकसित हुआ, जिसका नाम क्या लिया गया? तो एक विशेषता थी। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हिंदी प्राचीन समय में कैसी थी, मध्यकालीन समय में कैसी थी। तो थोड़ा रब कर लेते हैं, तो ये अपने आप स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसके आगे जो चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में हिंदी का स्वरूप कैसा रहा, मध्य भारत में या फिर आधुनिक भारत में हिंदी का स्वरूप कैसा रहा। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत की अगर बात करें, पहले नंबर पर प्राचीन भारत। प्राचीन भारत मतलब बहुत पहले के भारत की चर्चा कर रहे हैं, और इस प्राचीन भारत में हम लोग हिंदी की चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ। तो 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, प्राचीन भारत में 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक किसका विस्तार मिलता है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जब आप पिछले वीडियो को देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, हमने इसके बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है कि 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक दो भाषाओं का बहुत ज्यादा महत्व मिला, एक तो वैदिक संस्कृत का और एक लौकिक संस्कृत का। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाषाओं का महत्व एक ही समय काल को बताता है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। अब ये प्राचीन भारत में जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी, इसमें प्रमुख कवि कौन थे? तो जैसे पाणिनि महाराज, पाणिनि एक कवि थे जिन्हें वैदिक और लौकिक संस्कृत के तौर पर जाना जाता था। इसके बाद अगर हम लोग मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत, अगर मध्य भारत की चर्चा करते हैं तो 500 बीसी से 1 एडी तक, 500 बीसी से फर्स्ट एडी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, एडी मतलब ईस्वी, यानी कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक किसका महत्व मिलता है मध्य भारत में? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीन भाषाओं का सबसे ज्यादा महत्व का मिलता है मध्य भारत। यानी जब हम मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तब पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा देखने को मिलता है। इनकी समय सीमा लगभग 500 बीसी से लेकर 1 एडी तक मानी जाती है। लेकिन अगर आधुनिक भारत की चर्चा करें, आधुनिक भारत में किसका महत्व ज्यादा रहा? आधुनिक भारत, आधुनिक भारत को अगर हम लोग देखें तो आधुनिक सॉरी यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ 1000 एडी है, 1 एडी नहीं, क्योंकि आगे हम चलेंगे देखेंगे तो पाली के ऊपर में ऐसा सवाल बनता है। तो 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक। आगे अगर देखें तो आधुनिक भारत को 1000 एडी से देखते हैं, और लगभग कब तक देखते हैं? अब तक इन द सेंस मतलब वर्तमान तक। किस भाषा का ज्यादातर महत्व मिला? तो हिंदी भाषा को। देखा हम लोगों ने कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गए, लगभग 1000 से अब तक हमको हिंदी मिला। और हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था कि हिंदी का उद्भव कहां से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। यानी पहले प्राकृत आई। अगर शुरुआती तौर पे देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, अगर हिंदी भाषा का क्रम, थोड़ा सा ये भी सवाल आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा के क्रमों से भी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले संस्कृत का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदी को की आर्य जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। दूसरे तौर पे आप देखो पाली का जन्म हुआ।
तीसरे तौर पे आप देखो प्राकृत का जन्म हुआ, थोड़ा और बड़ा लिखिए सर। और चौथे तौर पे अगर आप देखेंगे तो अपभ्रंश का जन्म हुआ, अपभ्रंश। और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हिंदी, तो हिंदी को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन हिंदी कैसी रही होगी, आरंभिक हिंदी कैसी रही होगी, इसके आगे प्राचीन हिंदी और आरंभिक हिंदी की चर्चा होती है। तो क्रम में अगर देखें, भाषा विकास के क्रम में विकास के तौर पर देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और लास्ट में क्या मिला हमको, हिंदी मिला। तो ये तो रहा महत्व। और थोड़ा सा देखते हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का क्या महत्व रहा। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के तौर पर अगर आप देखते हैं तो पाणिनि जी का महत्व ज्यादातर देखने को मिलता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पाली भाषा की, क्योंकि यहाँ से सवाल ढेर सारा बनता है कि पाली कैसी भाषा रही और इसको अपनाया किन लोगों ने था। तो पाली तो सबसे पहले एक सरल भाषा थी। पिछले क्लासों में हम लोगों ने इसकी बात करी थी कि पाली एक सरल भाषा थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना, बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें हुई है, लगभग पाली भाषा में हुई। अगर एक सवाल और पूछे, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, तो महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा। महात्मा बुद्ध के उपदेश, ज्यादातर उपदेश किस भाषा में उन्होंने दिया, पाली भाषा में। और यहाँ तक हम देख ही रहे हैं कि बौद्ध धर्म के लोग किस भाषा को अपनाए थे, पाली भाषा। कारण यही था कि ये एक सरल भाषा थी, लोगों को ज्यादा समझ में आती थी। और एक सवाल यहाँ से क्लियर करना है, पाली भारत देश की प्रथम देश भाषा थी। भारतीय उपनिवेश में अगर देखें तो प्रथम भाषा के तौर पर जाना गया किसको, पाली भाषा को जाना गया। तो अगर आपसे पूछे भारतीय उपनिवेश की प्रथम भाषा किसे जाना जाता है, तो पाली भाषा को जाना जाता है। और पूछे सबसे प्राचीन भाषा कौन थी, तो संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत थी। आगे चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पाली से बाद इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगर समय सीमा पूछे कि पाली की समय सीमा क्या है, तो 500 BC से लेकर 1 AD तक। पाली भाषा का महत्व कब से कब तक रहा, 500 BC से लगभग 1 AD तक रहा। तो ये तो रहा पाली का महत्व। थोड़ा सा प्राकृत के बारे में देख लेते हैं। प्राकृत क्या है, प्राकृत भाषा भी बहुत ही ऑथेंटिक भाषा रही, बहुत ही प्रचारित प्रसारित रही। जैन धर्म के लोगों ने इसको अपनाया। प्राकृत के अगर देखें, प्राकृत भाषा कब की भाषा, मध्य भारत की भाषा। इसके समय काल को देखें तो 500 ईस्वी से, अगर प्राकृत भाषा के समय काल को देखें तो लगभग नहीं उल्टा हो गया, उधर 1 AD तक हम लोग पहुंच गए थे। तो 1 AD से लगभग 500 AD तक, क्योंकि जब हम AD पहुंचते हैं तब आगे चलने लगते हैं, 1 AD 2 AD ऐसे करके। तो हमने देखा पाली 500 BC से 1 AD तक था। तो प्राकृत का महत्व हमको 1 AD से, फर्स्ट AD से 500 AD तक देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा को जैन धर्म के लोगों ने अपनाया था। जैन धर्म के लोगों या अनुयायी कह सकते हो आप, अनुयायी, जैन धर्म के लोगों या अनुयायियों ने किस भाषा को ज्यादा अपनाया, प्राकृत भाषा को अपनाया। अगर आपसे पूछे महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर, 24 नंबर के तीर्थंकर। अगर आपसे ऐसा भी सवाल पूछे 24वें तीर्थंकर के तौर पर किसे जाना जाता है, तो महावीर स्वामी को जाना जाता है। इन्होंने जो अपना उपदेश दिया, इस उपदेश को किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में। तो ये तो प्राकृत भाषा का महत्व रहा। अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अपभ्रंश प्राकृत हो गया, अपभ्रंश कहता है भाई 500 से आगे चलेंगे तो लगभग 500 AD से 1000 AD तक चर्चा करेंगे। तो 500 AD से लेकर 1000 AD तक अपभ्रंश का महत्व मिलता है। और आगे और देखते हैं, क्या अपभ्रंश के बाद में हिंदी का महत्व आया, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ रुकना है और समझना है कि अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट भाषा का भी प्रचार मिलता है। अपभ्रंश का अगर हिंदी आप देखेंगे तो पतन होता है। हिंदी अर्थ क्या होता है, पतन। अपभ्रंश मतलब किसी चीज को नष्ट कर देना, यानी किसी चीज का पतन हो जाना। लेकिन अगर भाषाई तौर पे देखेंगे तो अपभ्रंश से टूट कर क्या मिला हमको, हिंदी मिला। और हिंदी ही नहीं, अपभ्रंश के और क्षेत्रों के बारे में देखेंगे तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपभ्रंश के अंदर 5 उपभाषाएं शामिल, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन सब हिंदियों के विस्तार की चर्चा हमने पिछले क्लास में करी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको
पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी के क्षेत्र विस्तारों के बारे में भी सीखने को मिलेगा और इनका महत्व कहाँ कहाँ था ये भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि आप देखोगे कि पश्चिमी हिंदी का कौन से अपभ्रंश से उद्भव हुआ। तो हम जानते हैं पश्चिमी हिंदी का उद्भव जो होता है सौशेनी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, नहीं सॉरी अर्ध मागधी अपभ्रंश से। और बिहारी हिंदी की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से है। और भी चीजों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी है। तो अपभ्रंश के अंदर 5 उपभाषाएं आती है। लेकिन इसके बाद के कालखंड को हम लोगों ने किस नाम से जाना, जिसे कहते हैं अवहट्ट का काल। बहुत बार सवालों में पूछा जाता है अवहट्ट काल क्या है, अवहट्ट काल क्या है। तो अवहट्ट काल की समय सीमा देख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत में हमने देखा हिंदी का उद्भव मिल गया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का देखा हमने कब से कब तक माना जाता है, इसका समय सीमा कब से कब तक है। और वहीं पे एक चीज और सीखना है, अवहट्ट भाषा या अवहट्ट काल। अवहट्ट काल, अवहट्ट काल का अगर समय देखें तो लगभग 900 एडी से 1100 एडी माना जाता है। 900 एडी से 1100 एडी। और एक संक्रमण काल भी था। क्यों संक्रमण काल था? क्योंकि अवहट्ट काल के बारे में अगर हम लोग डीप अध्ययन करेंगे तो आगे चल के अवहट्ट काल के बारे में डीप अध्ययन करते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि इसका जो समय काल था। तो पीछे हमने देखा अपभ्रंश का काल, अवहट्ट का काल। आइए चर्चा करते हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश से संबंधित क्या सवाल बन सकते हैं और अवहट्ट की ही चर्चा कर लेते हैं कि अवहट्ट से संबंधित क्या सवाल बन सकते हैं। तो अवहट्ट हमने देखा कि लगभग 900 एडी से 1100 एडी तक इसका समय सीमा माना जाता है। और आपसे एक सवाल बन सकता है कि अवहट्ट की विशेषताएं कब से मिलती है? 8वीं सदी से। कब से मिलती हैं? 8वीं सदी से ही कविताओं में, रचनाओं में अवहट्ट भाषा देखने को मिलती है। और अवहट्ट भाषा 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, कब तक मिली? 14वीं सदी तक साहित्य में मिलता है इसका विस्तार। साहित्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। तो अवहट्ट लगभग 8वीं सदी से प्रचलन में आई और 14वीं सदी तक जो साहित्य लिखे गए उस साहित्य में अवहट्ट भाषा देखने को मिलता है। तो एक तो बड़ी बात ये थी कि ये तो अवहट्ट काल की बात है, लेकिन इसके पहले हम लोग अपभ्रंश काल की चर्चा करते हैं, क्योंकि अपभ्रंश काल पहले आता है, इसके बाद में कौन सा काल आता है? अवहट्ट काल आता है। तो सबसे पहले अपभ्रंश की चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश काल। और एक तरफ हम लोग देख लेते हैं अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश और अवहट्ट। अवहट्ट काल, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या था? अगर अपभ्रंश काल की हम लोग चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं लगभग 500 एडी से 1000 एडी तक। और इसी के संक्रमण काल की भाषा करें तो लगभग 900 एडी से 1100 एडी तक। 900 एडी से लगभग 1100 एडी तक माना जाता है। और हम जानते हैं 1000 एडी के बाद में अगर चर्चा करें तो 1000 एडी से अब तक की चर्चा करें तो हिंदी का समय मिलता है। अवहट्ट क्या है? सॉरी, अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ हमने क्या देखा है? पतन होता है, अभी चर्चा की हम लोग। साहित्य का प्रारंभ अगर देखें तो साहित्य का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। साहित्य का प्रारंभ 8वीं सदी से। अब ये 8वीं सदी से जो साहित्य का प्रारंभ माना गया, इस पे बहुत ही फेमस कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू जो हैं, स्वयंभू कवि के काल से ही क्या माना जाता है? साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। और अगर देखिए अपभ्रंश भाषा, तो अपभ्रंश भाषा का विकास जो हुआ, लगभग ये विकसित कैसे हुआ? तो अपभ्रंश भाषा प्राकृतिक भाषा के से क्या होता है? विकसित होता है कि क्योंकि अपभ्रंश के पहले किसका विकास हुआ है? प्राकृत भाषा का विकास हुआ। तो ये मूल सवाल था कि लगभग 8वीं सदी से लेकर यहाँ भी हमने लिखा है 14वीं सदी तक साहित्य का विस्तार देखने को मिलता है। 8वीं सदी से अपभ्रंश काल की शुरुआत, और स्वयं भी इसके पहले कवि, और लगभग इसी के जो आगे हमको काल मिलता है, अवहट्ट भाषा मिलता है, वो 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक देखने को मिलता है। प्रमुख रचनाकारों की अगर चर्चा करें तो
अपभ्रंश काल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से थे और अवहट्ट काल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे। थोड़ी विशेषता यहाँ भी देख लीजिए। अवहट्ट को अपभ्रंश का विकृत रूप कहते हैं। यानी ये जो अपभ्रंश भाषा थी इसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया, अवहट्ट भाषा कहलाया या अवहट्ट काल कहलाया। ठीक, और अवहट्ट के बारे में देखें तो इसे अवहट्ट को और क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश का अपभ्रंश, अगर पूछे अपभ्रंश का अपभ्रंश मतलब ये अपभ्रंश से ही टूट कर बना तो अपभ्रंश का अपभ्रंश इसे ही कहा जाता है। इसे परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। परवर्ती अपभ्रंश या फिर अपभ्रंश का अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। आइए प्रमुख रचनाकारों की चर्चा कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रमुख रचनाकार थे। तो सबसे पहले अपभ्रंश के बारे में देख लेते हैं कि अपभ्रंश काल के कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं और उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे अवहट्ट काल के प्रमुख रचनाकार। तो प्रमुख रचनाकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर प्रमुख रचनाकार, यहाँ भी और यहाँ भी हम लोग प्रमुख रचनाकारों की बात करेंगे। तो अगर हम लोग अपभ्रंश काल के प्रमुख रचनाकार की बात करें तो स्वयंभू, सबसे पहले नंबर पर स्वयंभू की जो रचना है पौम चरियु, ये एक राम काव्य है, राम कथा पर आधारित है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है पौम चरियु की, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे, स्वयंभू को इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये बहुत मीठा सा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को। दूसरे रूप में अगर देखें तो धनपाल, इनकी जो रचना है, प्रमुख रचना है भविष्यत काव्य। अगर भविष्यत काव्य की विशेषता के बारे में देखो तो अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य, अपभ्रंश काल का पहला प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, तो भविष्यत काव्य को कहा जाता है। इसके बाद पुष्यदंत है, पुष्यदंत की रचना की बात करें तो जसहर चरियु, जिसे महापुराण के रूप में जाना जाता है। जसहर चरियु, ये एक महापुराण था। इसके आगे अगर बात करें तो सरहपा है, जो अपभ्रंश काल के अंतर्गत ही आते हैं। इनकी रचना दोहा कोश है और सरहपा से संबंधित हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि अवहट्ट काल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं। तो अब्दुल रहमान, इनकी प्रमुख रचना संदेश रासक। और दूसरे नंबर पे हैं अब्दुल रहमान की जो विशेष रचना है अवहट्ट भाषा में मिलती है, संदेश रासक। दूसरा है दामोदर पंडित की अगर रचना की बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके बाद अगर चर्चा करें और मुख्य कवि कौन है, दामोदर पंडित के बाद में ज्योतिश्वर ठाकुर। इनकी रचना की बात करें अगर हम लोग, ज्योतिश्वर ठाकुर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वर्ण रत्नाकर। विद्यापति चौथे नंबर की अगर बात करें, विद्यापति की भी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। रोड़ कवि एक हैं जिनकी रचना की बात करें तो राउलवेल है। तो आज की क्लास में ये प्रमुख रूप से अवहट्ट काल के बारे में हमने देखा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ सीख लीजिए, अवहट्ट काल को संक्रमण काल भी कहते हैं।
संक्रमण काल की भाषा अगर आपसे पूछ ले तो संक्रमण काल की भाषा को हम लोग अवहट्ट भाषा के तौर पर जानते हैं। अवहट्ट किसका विगड़ा रूप है? अपभ्रंश का ही विगड़ा रूप है। और विद्यापति से लेकर ये सभी प्रमुख कवियों को अवहट्ट भाषा में रचनाएं मिलती है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से सीखना है कि विद्यापति ने अवहट्ट काल को बहुत ज्यादा दर्जा दिया या इनको बढ़ाने के लिए विद्यापति ने काम किया। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। आगे वीडियो में हम लोग वर्णमाला की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे अन्य विद्यार्थी भी इससे जुड़े और हिंदी सब्जेक्ट से उनको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।